नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और गुजरात से राहुल गांधी की वापसी हो गई दिल्ली। 2 दिन का अधिवेशन, कार्यक्रम, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, प्रस्ताव, सब कुछ हो गया। बीजेपी के सामने कैसे मुकाबला करेगी कांग्रेस, इसके लिए 365 दिन का एक रोड मैप तैयार हुआ। लेकिन कांग्रेस के इस पूरी प्लानिंग और 2 दिन के मेगा इवेंट के समानांतर जरा भाजपा में देखना जरूरी है क्या हो रहा है। और उससे एक सवाल खड़ा होता है, क्या गुजरात में यानी मोदी के इलाके में कांग्रेस की प्लानिंग और राहुल के तेवरों से बीजेपी के भीतर हड़कंप है। आनन फानन में कोई पहले से तय कार्यक्रम नहीं था। एकाएक आज एक मीडिया रिपोर्ट से खबर आती है कि बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली कॉल किया गया है। बीजेपी शासित सभी राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं। सभी प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो दिल्ली आ रहे हैं। राज्यों के जो संगठन महामंत्री हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पद है भाजपा में, वो आ रहे हैं दिल्ली। यानी जितने राज्य के टॉप लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री, संगठन महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष, इन तीनों को दिल्ली बुलाया गया। इनके साथ जेपी नड्डा मीटिंग करने वाले हैं। जेपी नड्डा के मीटिंग का मतलब है कि मीटिंग का एजेंडा अमित शाह ने सौंप दिया उनको कि इस एजेंडे पे करना है। अब क्या बातचीत होनी है, अब तक ये बाहर नहीं आया। वो बातचीत होगी कांग्रेस के जो है एजेंडे पर, या कांग्रेस के एजेंडे के साथ-साथ कल अधिवेशन के आखिर में इंडिया अलायंस को लेकर के भी मैसेज साफ कर दिया गया कि अब इंडिया अलायंस को और ताकतवर बनाने पर भी कांग्रेस काम करने जा रही है। क्या इस पर होना है? राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जो अभी तक उलझन बनी हुई है भाजपा के भीतर, क्या इस पर चर्चा होनी है? इन चर्चाओं के बीच अमित शाह तमिलनाडु जाकर के बैठेंगे। तमिलनाडु में एक नया पार्टनर, नया साथी जोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। वहां पर अपने अध्यक्ष को निपटाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने खुद ही सरेंडर मोड में अपने आप को दिखा दिया है। उनको निपटाया जा रहा है। बीजेपी में ये बड़ा उथल-पुथल भीतर है। ये उथल-पुथल ऐसा नहीं है साफ कर दें कि सरकार बदलने जा रही है और सरकार गिरने जा रही है। लेकिन इंटरनल उथल-पुथल, ये चाहे नागपुर का प्रभाव हो और चाहे राहुल गांधी का प्रभाव। इन दोनों में से कोई न कोई एक प्रभाव अब इस समय मजबूत हो चुका है। जैसे चक्रवात मजबूत होता है, वैसे ही एक प्रभाव मजबूत हो। अब क्या प्रभाव है और क्या चर्चाएँ हैं, ये समझने के लिए भाऊ को जोड़िए कंट्रोल रूम फटाफट। स्वागत है भाऊ आपका। नमस्कार, नमस्कार। राहुल गांधी और कांग्रेस, कांग्रेस का एजेंडा, कांग्रेस का प्लान 365 दिन का सब आ गया। 365 दिन के भीतर अब बूथ से लेकर के बूथ, मंडल, ब्लॉक, जिला, हर स्तर पर कमेटी बनेगी, बिठा दी जाएगी, वो अपना काम शुरू कर देगी। उस पर मॉनिटरिंग की भी बात हो रही है। खैर, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इसकी भी बात हो रही है। इस सबसे इतर एकाएक, क्योंकि कल तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, हम लोग तो लगातार टच में रहते हैं, जो भाजपा कवर करते हैं वहां से भी खबरें आती, कल तक कोई खबर नहीं थी। आज ये मीडिया रिपोर्ट आती है कि सभी मुख्यमंत्री बुलाए जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बुलाए जा रहे हैं, संगठन मंत्री दिल्ली बुलाए जा रहे हैं। आखिर क्या वजह एकाएक हो गई? कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई भाऊ? एक तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होना है। हाँ। अब इस बात पे जब अखिलेश जी ने सवाल पूछा था, मतलब इस उठाया था कि भाई इतनी बड़ी पार्टी अध्यक्ष तक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, तो अब अध्यक्ष हम्म, चुनेंगे। हम्म, अब सवाल परिवार का है, संघ परिवार जो अध्यक्ष चाहता है वो देना कि नहीं देना, इस पे जद्दोजहद चल रही है। हम्म, परिवारवाद तो सभी जगह है। तो ये पूरे अध्यक्षों की, मतलब जिन जिन राज्यों में अध्यक्ष नहीं वहाँ अध्यक्ष नियुक्त होंगे, और मुझे लगता है ये एक आध सप्ताह के अंदर सारा तमाम मामला होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को और ज्यादा खींच नहीं सकते। 40 दिन का एक्सटेंशन भी अब मुझे लगता है खत्म सा हो रहा है। हम्म, अब वो एक एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज है कि यदि कांग्रेस, जब भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोग हंस रहे थे कि पप्पू क्या करेगा, पप्पू ही थे ना राहुल गांधी सबके लिए। उस पप्पू ने एक तूफान खड़ा कर दिया, और भारत जोड़ो यात्रा के टाइम और उसके बाद जो संविधान का खेल हुआ, उसको बीजेपी बैकफुट पे आई, ये बीजेपी खुद भी मानती है। मतलब जेपी नड्डा ने खुद कल भाषण में भी कहा कि अब भाई संविधान और अम्बेडकर जी और इनके बारे में कोई अब टॉक नहीं करेगा, कोई बात मुंह नहीं खोलेगा। हम्म, अब जब कांग्रेस ने इतनी बड़ी बूथ लेवल पे तैयारी कर ली और सारा चीज कर ली,
तो अब बीजेपी को भी अपने को, क्योंकि बीजेपी कोई भी चुनाव लाइटली नहीं लेती, बीजेपी किसी भी अपने विरोधी को लाइटली नहीं लेती, ये बीजेपी का एक यूएसपी है। हर राजनीतिक दल को ऐसा करना ही चाहिए। तो बीजेपी ने अब जो कांग्रेस का अधिवेशन हो गया, इसकी भी चर्चा इन मुख्यमंत्रियों के साथ, अध्यक्ष के साथ और इन सब के साथ होगी। यदि बूथ लेवल पे कांग्रेस वाकई इतनी टाइट टाइट पोजीशन है, तो कांग्रेस का हम्म, फीडबैक भी आए बगाए बीजेपी लेगी। ये दो हम्म, कारण हैं, एक तो गुजरात का अधिवेशन और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। उसके लिए बाकी बचे हुए राज्यों में जहाँ पे अध्यक्ष नहीं है, वहाँ अध्यक्षों की नियुक्ति आदान प्रदान में होगी। तो ये मुख्य बात है। दूसरी बात है तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ बीजेपी बहुत छटपटा रही है बहुत पहले से। कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ अलायंस कर रही है। तो कभी जयललिता के एक फैक्शन के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, तो कभी हम्म, फिर वो जो एक्टर्स है, बड़े-बड़े जो राजनीति में आते हैं, तो कहीं हम्म, रजनीकांत को भी लाने का प्रयास किया गया कि रजनीकांत को भी फेस बना के लाएँ, लेकिन वो बात बन नहीं पाई, रजनीकांत नहीं आए। तो अब एआईएडीएमके ये उनके पहले भी पार्टनर थे, ऐसा नहीं कि पहली बार पार्टनर हो रहे हैं। हम्म, एआईएडीएम के पार्टनर थे, लेकिन फिर जब भाजपा ने अपना वहाँ अध्यक्ष नियुक्त किया, तो उस अध्यक्ष के अपॉइंटमेंट को लेकर एआईएडीएमके बैकफुट पे आ गई। दूसरी बात, एआईएडीएमके को लगातार चुनाव में जो हश्र हो रहा है उनका, वो इसलिए भी है क्योंकि एआईएडीएमके ये जयललिता और एमजी रामचंद्रन के बेस पे पार्टी थी। जयललिता जब तक थी तब तक एक उनके पास करिश्माई नेतृत्व था। उसके बाद हम्म, पार्टी दो फाड़ हो गई, उसके बाद कई छीछा-लेदर हो गई। उसके फिर बीजेपी ने ऐसे टाइम पे उन पे हाथ रख दिया और बीजेपी ने उनके साथ गठबंधन किया। लेकिन फिर जब गए वहाँ पे बीजेपी के जो अध्यक्ष थे अन्नामलाई, उनको लेकर कहीं न कहीं एआईएडीएमके के जो नेता है, उनको हम्म, लगा कि अ, मामला कुछ गड़बड़ का है। और अन्नामलाई के को लेकर ही पलानीस्वामी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। दूसरी हाँ, बात, हिंदी हिंदी हार्ट बेल्ट की पार्टी मानी जाती है बीजेपी। उत्तर के नेतृत्व की पार्टी मानी जाती है। तो जो हिंदी का विरोध करते हैं, जो द्रविडियन कल्चर के साथ है, वो कहीं न कहीं बीजेपी को दूर रखते हैं अपने से। इसका भी खामियाज़ा भुगतना मिला है। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है कि अन्नामलाई और प प पलानीस्वामी, ये दोनों एक ही जात के हैं और एक ही रीजन से आते हैं। तो हम्म, एक ही क्षेत्र में ये 2 नेतृत्व वो नहीं चाहते थे। वो पेनिसुलाई जो एआईएडीएमके के नेता थे पन्नीर सेल्वी, उन्होंने कतई कहा कि किसी भी हालत में हमें एक और नेता मेरे ही समाज का उभरता हुआ नहीं चाहिए। और बीजेपी की एक खासियत है जो एआईएडीएमके नहीं समझती, ऐसा नहीं है। पलानीस्वामी ने ये बात ज़रूर देखी कि यदि वहाँ पे बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में अन्नामलाई को एस्टेब्लिश करते हैं, तो एक नया नेतृत्व उभरेगा। तो मेरा जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, देखिए हम्म, तमिलनाडु की राजनीति बड़ी कास्ट बेस्ड राजनीति है और हाँ, हर अपने की आरक की एक अपने-अपने पॉकेट है। तो जो पॉकेट में पलानीस्वामी राज करते हैं, वहाँ यदि बीजेपी का अध्यक्ष यदि उसी जगह से और उसी जात से उभरता हुआ नेतृत्व है, तो आने वाले समय में बीजेपी एआईएडीएमके को खा जाएगी। हम्म, ये डर भी है एआईएडीएम को। इसीलिए उन्होंने बिल्कुल बीजेपी के अध्यक्ष के खिलाफ बोला कि ये होते हुए हमारा गठबंधन नहीं होगा। जब बीच में हमने एक खबर भी चलाई थी और हमने उसपे विश्लेषण भी किया था कि जब एआईएडीएमके के सारे नेता एक बार जाके अ, मिल आए अमित शाह जी से, बहुत सारी हम्म, बातें हुई। उसके बाद वहाँ पे भी यही डिमांड रखी गई अन्नामलाई को वहाँ से हटना है। फिर अन्नामलाई के हटने की बात हो गई। फिर अन्नामलाई ने खुद ही स्टेटमेंट दिया कि मैं बीजेपी का सोल्जर हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी के अच्छाई के लिए मेरा इस्तीफ़ा होता है तो मैं बिल्कुल इस्तीफ़ा दूँगा, कोई नाराज़गी नहीं होगी और मैं पार्टी का सोल्जर हूँ, जहाँ भी मुझे ड्यूटी लगा दी जाएगी, जो भी काम मुझे बोला जाएगा मैं काम करूँगा। ये कुल मिला के पूरा एक्सरसाइज़ है। तो अब वहाँ पे नया अध्यक्ष भी नियुक्त करना है, वहाँ अध्यक्ष देते समय ये भी देखना है कि एआईएडीएमके नाराज़ नहीं हो, क्योंकि डीएमके किसी भी हालत में इनके साथ नहीं होती। दूसरी बात जो है, वो लगातार गृह मंत्री को ये भी वहाँ बताना होगा कि ये जो डिलिमिटेशन है, इससे उनको उत्तर भारत दक्षिण भारत का नुकसान नहीं होने देंगे। हम्म, हिंदी के इश्यू को भी उनको फिर से एक बार लोगों के बीच में नई थियरी के साथ जाना होगा। हम्म, क्योंकि स्टालिन की जो पॉपुलैरिटी कुछ दिनों में बढ़ी है, वो ये बढ़ी है कि जो 3 भाषा फ़ॉर्मूला जो था, त्रिभाषीय फ़ॉर्मूला, उसमें उन्होंने कहा कि हम हिंदी नहीं करेंगे। हमें हिंदी को कोई लेना-देना नहीं है, हम तो अंग्रेज़ी और हमारी क्षेत्रीय जो तमिल है, वो करेंगे। इसके बीच में प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया था, ये भी यदि आपको याद होगा। प्रधानमंत्री भी हम्म, अभी तमिलनाडु होके मतलब लंका गए तो बिल्कुल तमिलनाडु से ही होके आए। तो तब भी उन्होंने कहा था कि ये डीएमके के नेता
क्या अपने भाषा में स्वाक्षरी करते हैं क्या? प्रधानमंत्री को ये समझ में नहीं आता कि बच्चों को भाषा सिखाना और हस्ताक्षर करना ये अलग-अलग बात है। तो क्या कभी प्रधानमंत्री ने गुजराती होते हुए भी गुजराती में सिग्नेचर करी क्या? हम्म, वो तो हिंदी में करते हैं या अंग्रेजी में करते नहीं, हैं। जब भाऊ, ठीक है? मैं एक मिनट, तो जब ये मोदी पे आ सवाल गए ये हैं। है कि जब ये आप दूसरों को कहते हो कि आपको भाषा प्रेम है, तो आपको गुजराती प्रेम नहीं है। आप तो उद्योग उठा-उठा के गुजरात में ले जाते हो। हर चीज़ गुजराती ठेकेदार करता है हर देश में, या राज्य में बीजेपी है। सब अब गुजराती-गुजराती है। तो एक आप ये बताइए आप जो नहीं कर रहे हो दूसरे से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? लेकिन आपको किसी को मतलब आम के साथ आपको प्याज को तोलना है, हम्म, क्योंकि आपको आम को गाली देनी है। हम्म, तो यही करते आ रहे हैं। वहाँ 3 नहीं, भाषी फ़ॉर्मूला इसलिए है कि वहाँ तमिल भाषा और अंग्रेज़ी वो लेने को तैयार है। वो बोलते हैं अब क्या हम्म। हिंदी क्यों ला दें हम पे? क्यों कंपल्सरी करें हिंदी हम पे? नहीं, यहाँ से अब तमिलनाडु और गुजरात दोनों को छोड़ के फिर दिल्ली आते हैं। जरा एक खबर और दिखाते हैं, क्योंकि वो खबर मैंने जहां शुरू की, दिल्ली में भाजपा के भीतर कुछ तो चल रहा है, कुछ चल रहा है, वो समझने के लिए एक खबर और जरा दिखाइए स्क्रीनशॉट। ये देखिए खबर पहले इसलिए दिखा रहे हैं कि ये लोग कहेंगे कि मनगढ़ंत खबरें हैं। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं हम वही चर्चा कर रहे हैं। संघ और मोदी शाह नहीं, ये नेता चुनेगा पार्टी अध्यक्ष। आरएसएस का करीबी और संगठन में है मजबूत पकड़। कि जिस नेता की चर्चा हो रही है इस मीडिया रिपोर्ट में, उस नेता का नाम है नितिन गडकरी। एक तरफ मैं इसलिए इस खबर को लाया, इसलिए लाया हूं इस खबर को, क्योंकि एक तरफ एकाएक शाह दिल्ली से तमिलनाडु जा रहे हैं। दिल्ली में नड्डा बैठे हुए हैं। नड्डा के पास सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं और संगठन महामंत्री आ रहे हैं। और समानांतर एक खबर ऐसी लगती है, क्योंकि खबरें प्लॉट भी करवाई जाती हैं, संघ भी करवाता है और भाजपा भी करवाती है, दोनों करवाते हैं। इसीलिए मैं आपसे इसमें क्लैरिटी से समझूंगा। उसके बीच एक ये खबर लगती है कि अब नितिन गडकरी की बड़ी महत्वपूर्ण, वो तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं हेडलाइन, जो भीतर पूरी रिपोर्ट है कि अब बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में, चुनाव में। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कि कौन होगा, ये जो भी फैसला होगा उसमें एक स्टेक होल्डर नितिन गडकरी होंगे। वो चाहे मोदी तय करे चाहे शाह तय करे, लेकिन सहमति अब गडकरी की भी होगी। हो सकता है नाम का सुझाव ही वो दे, या हो सकता है ये जो संग्राम है, युद्ध है, इस युद्ध में ये भी हो सकता है कि मध्यस्थता की भूमिका की एक ऐसा फॉर्मूला जिस पर संघ और मोदी शाह दोनों के दोनों तैयार हो जाए। क्या है ये? क्या ये देखिए सब आशीष, जुड़ा हुआ है, ये कनेक्ट है खबरें? ये ये थोड़ा हेडलाइन को लेके मेरे को थोड़ा-सा मेरे रिजर्वेशंस है। उनमें हम्म, लिखा संघ, हम्म, ना तो संघ ना ही मोदी-शाह ये हम्म, तय करेंगे, तय हम्म, कोई नेता करेगा। हम्म। गडकरी और संघ एक है। हाँ, हाँ। गडकरी यदि कुछ बोलेंगे तो वो संघ के शब्द होंगे। हुँ, ये बात मैं बता दूँ आपको। हुँ, गडकरी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड दसों बार बोल चुके हैं। हुँ, उनके लिए सबसे आखिरी और अंतिम सत्य संघ है और संघ का आदेश उनके लिए सब आदेश से ऊपर है। यदि संघ ने उनको कहा कि आप इस्तीफा दे देंगे, तो इस्तीफा दे देंगे। संघ ने उनको कहा कि आप रेस में हैं, तो आप वो रेस में हैं। संघ ने उनको कहा कि ये नाम आप बताइए उनको कि ये अध्यक्ष बनेंगे, तो वो संघ का संदेश आगे करेंगे। मैं गडकरी को संघ से अलग नहीं मानता। ये बात उतनी ही सत्य है। हो सकता है संघ और गडकरी के बीच में विचार विनिमय हुआ, तो उसमें गडकरी के विचारों की वो मदद ले सकते हैं। गडकरी को हुँ, पूछ सकते हैं कि आप बताइए कोई कंसेंसस कैंडिडेट कौन हो सकता है। ये हुँ, गडकरी को पूछा जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गडकरी के ऊपर छोड़ देंगे, ना बीजेपी बोलेगी, ना ये दोनों गुजराती बोलेंगे, ना संघ बोलेगा, बस नितिन गडकरी ही तय करेंगे, तो फिर संघ हुँ, तय करेगा। नितिन हुँ, गडकरी और संघ को मैं एक ही मानता हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि संघ खासकर दिल्ली के राजनीति में नितिन गडकरी को अहमियत देता है। ये बात हुँ, भी उतनी ही सच है कि संघ अपने यहाँ जो नीति निर्धारण करता है, उसमें गडकरी का इनपुट लेता है। लेकिन ये भी उतना सच है कि सारा इनपुट ही एग्री होता है, ये भी नहीं। कई जगह संघ ने गडकरी का दिया हुआ इनपुट को भी अलग रखा, क्योंकि संघ के अपने प्रॉब्लम्स हैं। संघ हुँ, के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो लगातार लॉबी इन गुजरातियों के लिए कर रहे थे। तो संघ को ये भी देखना पड़ता है कि भाजपा टूटे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन संघ में किसी भी हालत में टूट नहीं होनी चाहिए। संघ एक संघ होना चाहिए। इसके लिए जब प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई केरल में, उसी समय ये तथाकथित लॉबिस्ट जो थे, उनको दरकिनारा किया गया।
और उन लोगों को कार्यकारिणी में है कि जो पूरी ताकत के साथ ये होता है। लेकिन क्या संघ के साथ भी एक प्रॉब्लम है, जो जनता दल यूनाइटेड के साथ है। जो भी वो जिसको भी मंत्री बनाते हैं, वो जाके गोद में बैठ जाता है। तो संघ ने जिनको भी संघ और बीजेपी के बीच में वो समन्वय का काम दिया, जैसा अरुण कुमार जी को दिया। तो अरुण कुमार जी कब ढोकला खाने लगे पता ही नहीं। देखते-देखते नागपुर के पोहे से वो ढोकले पे शिफ्ट हो गए। दलिया से ढोकले पे शिफ्ट हो गए, मैं कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि संघ के यहाँ जब भी जाओ तो नाश्ते में दलिया ही मिलता है। तो वो दलिया से ढोकले पे कब शिफ्ट हो गए, ये समझ में नहीं आ रहा है। उनका खाकरा प्रेम कई बार संघ को भी डाउट देता है कि ये समन्वय करने गए कि वहाँ मन की बात करने गए या उनकी मन की बात सुनाने आए हैं। तो कई जगह पे संघ भी अपने अलग-अलग स्रोत, कुछ पत्रकार भी हैं जो संघ के लगातार फीडबैक देते हैं। कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो लगातार संघ के साथ जुड़े हैं और संघ को समाज का क्या चल रहा है, क्या रिएक्शन हो सकता है, इसका फीडबैक देता है। क्योंकि संघ बहुत कूल है, बहुत ठंडे से खाता है। संघ को जल्दीबाजी नहीं है, संघ ओवर रिएक्ट नहीं करता। नहीं तो जिस दिन नड्डा ने कहा कि हमको संघ को ज़रूरत नहीं थी, उसी दिन संघ को रिएक्शन दे देना चाहिए था। लेकिन उस बात पे संघ ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दी। वो शांत है। चलो ठीक है, नहीं ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, आप बड़े हो गए, आप बड़े रहिए। लोकसभा चुनाव में दिखा दिया संघ ने कि आपका बड़प्पन कितना बड़ा है। जब बौने होके आ गए तो फिर शरणम गच्छामि हो गए। अध्यक्ष को लेके भी संघ की राय बड़ी क्लियर है। संघ एक इंडिपेंडेंट अध्यक्ष चाहते हैं कि जो अपनी राय रखे। संघ संगठन पे ऐसा आदमी चाहते हैं कि जो संगठन पे पकड़ रखे और संगठन सत्ता पे अंकुश। वर्तमान में सत्ता और संगठन दोनों एक के हाथ में है और वो अंकुश आए-गए संघ को भी जख्मी कर रहा है। तो संघ एक सामूहिक नेतृत्व की हमेशा बात करते आ रहा है। संघ एक के हाथ में पूरी न सत्ता नहीं देना चाहते। जैसे वर्तमान में सब कुछ अमित शाह जी के हाथ में हो गया है। ये वस्तुस्थिति है। नहीं तो मतलब कई एक जगह मुझे एक प्रधानमंत्री को भी मैं बैकफुट पे आते हुए देखता हूँ। हम्म 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 आते ही हैं बैक फुट पर। नहीं, उसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मुझे लगता है, जैसे आपने कहा दोनों बातें हैं, राहुल को लेकर के अलर्ट मोड में है भाजपा, अलर्ट मोड बिल्कुल, में है बिल्कुल। आप ही का आज का कार्यक्रम जो है, कि जो आदेश हुआ है वो राहुल के ही वजह से जो अलर्ट मोड में आए हैं कि अब मुंह बंद रखो, दलितों के बारे में मत बोलो उल्टा बिल्कुल, सीधा, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो अलर्ट मोड में आए। लेकिन उसी के समानांतर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला पेज है ना, वो भी बड़ा फंसा हुआ है, बहुत तगड़ा फंसा है। क्या ये दोनों जुड़ा हुआ है मामला? जो आज मीटिंग हो या रही है मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री, क्या इनसे रायशुमारी करना है या इनको कुछ मैसेज देना देखिए है? दोनों में से या तो देखिए रायशुमारी देखिए, करनी है या संदेश मैं देना देखिए, मैं कहूँगा तो कई लोगों को लगेगा कि ये ओवर ब्रीफिंग हो गया या ओवर सोच हो गया। हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं आशीष। विश्लेषण में क्या है। होता है, आप पुराना इतिहास देखते हैं, उनका कलेवर देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखते हैं और उसके बाद में क्या हो सकता है, इसकी एक आशंका बता सकते हैं। हम्म देखिए जितना हम अमित शाह को जानते हैं, अमित शाह इतने जल्दी हार मानने वाले नहीं, हम्म ये बात मान लीजिए। दूसरी तरफ संघ, वो भी अड़ा हुआ है, वो भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। हम्म क्योंकि संघ के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। वही बात अमित शाह के लिए है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात। हम्म तो ये जीने मरने की सब लड़ाई है। तो जब संघ यदि अभी भी अध्यक्ष पद पे है, तो कल हो सकता है कि आज जेपी नड्डा जब सब लोगों को बुला रहे हैं, यानी जो मीटिंग की बात कह रहे हैं आप, सारे अध्यक्ष आ रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आ रहे हैं, उनके बीच में ये एक टेस्टिंग करने का प्रयास होगा कि कल यदि संघ के खिलाफ भी उम्मीदवार दिया जाएगा, तो क्या सब साथ में रहेंगे? क्या हम्म पार्टी टूट के कगार पे तो नहीं जाएगी? क्योंकि मैं कितने को भी लोगों को कहता हूँ कि जो अमित शाह जी को जानते हुए बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा संघ ने प्रेशर दिया तो हो सकता है पार्टी में स्प्लिट हो जाए, हम्म पार्टी टूट जाए। ऐसा नहीं कि पहले टूट नहीं हुई, इसके पहले भी भाजपा टूटी है, ऐसा नहीं है, मतलब हम्म जनसंघ टूटा है इसके पहले भी। बलराज मधोक के समय खेल हुआ था ऐसा। तो क्या ये टूटेगी? टूटेगी तो कौन किधर जाएगा? तो हर आदमी अपनी-अपनी ताकत देखता है, संघ भी अपनी ताकत देखता है। संघ के पास करीब-करीब 100 के आस-पास ऐसे एमपीज़ हैं, जो संघनिष्ठ हैं। वो किसी भी हालत में संघ का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वो तो एक आंकड़ा है। 230 में से यदि संघ के पास इतने हैं, तो 130 क्या इनके पास है? या लोग फिर जब टूटने की बात आ गई, तो सारे इधर आ जाएँगे? ये भी एक हम्म टेस्टिंग पॉइंट है। तो मुझे लगता है इन अध्यक्षों को और मुख्यमंत्रियों से हो सकता है बात करते समय ये देखने का प्रयास करेंगे कि या वाक़ई अपनी ताकत आज़माने की तो प्रयास नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ कितनी है ये आज़माने की या इसका कैलकुलेशन करने के लिए तो मीटिंग नहीं है। ये भी एक हो सकता है।
क्योंकि अध्यक्ष का पद अभी तो राहुल गांधी का अधिवेशन हो गया। अब राहुल गांधी ने जो बोला वो कितना यथार्थ के धरातल पे उतरता है, उसमें कितना काम होता है, ये सारी चीजें समय पे बता देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा अहम बात है, वो तो लोकसभा चुनाव के टाइम तक रुकना पड़ेगा, या बिहार के चुनाव तक, या फिर बंगाल के चुनाव तक। लेकिन उन सबसे पहले प्रायोरिटी अभी पार्टी का अध्यक्ष है, और पार्टी के अध्यक्ष के लोग घमासान मचा हुआ है। यही कारण है। अब कोई लोग कहते हैं कि भाई ये घमासान नहीं मचा है, ये यूं ही बोलते रहते, झूठ बोलते रहते। अरे भाई, घमासान नहीं बचा रहा है तो फिर अध्यक्ष क्यों नहीं बना रहा है? फिर अमित शाह जी कहते हैं कि हमारी बड़ी पार्टी है, टाइम लगता है। फिर नड्डा जी के अपॉइंटमेंट में टाइम नहीं लगा था। वेंकैया नायडू के अपॉइंटमेंट में तो टाइम नहीं लगा था। अमित शाह जब अपॉइंट हुए थे तब टाइम नहीं लगा था। राजनाथ अपॉइंटमेंट हुए तो तब टाइम में नहीं लगा था। गडकरी अपॉइंटमेंट हो गए तो तब टाइम नहीं लगा था। अभी क्या हो गया, इतना टाइम लग रहा है एक्सटेंड। तो यही है कि ये अपनी ताकत का एहसास लेने की बात है, या अपनी आजमाइश करने की बात है कि कितने उसमें से हो सकता है। कई मुख्यमंत्री कहेंगे कि भाई हमको तो सीएम आरएसएस के हिसाब से जाना होगा, संघ के हिसाब से जाना होगा। अध्यक्ष क्या बोलते हैं, ये टटोलने वाली तो बात नहीं है। क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है कि बाकी लोकसभा चुनाव अगले, या अगला विधानसभा चुनाव, तमिलनाडु चुनाव, अब ये दूर है। प्रायोरिटी जो है अभी, जो सबसे पहला प्रॉब्लम, जो इशू है बीजेपी के सामने सबसे बड़ा, वो राष्ट्रीय वो अध्यक्ष, है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। लेकिन एक बात और, जो भी नड्डा तो जो भी मीटिंग करेंगे, ये मतलब इसमें साफ है, कोई अब डाउट नहीं है कि वो मीटिंग शाह के प्रतिनिधि के रूप में करेंगे, वो संघ के प्रतिनिधि के रूप में नहीं कर रहा है। शाह एक पुराना इंसिडेंट है, वो आप को डायरेक्ट वो जानकारी मिली थी। शाह के दूत हर जगह पहुंच सकते हैं, शाह के दूत गडकरी तक भी पहुंचते हैं, ऐसा नहीं है, गडकरी तक भी पहुंचते हैं। अगर बात खेमेबाजी किया जाए, गुटबाजी किया जाए, तो गडकरी के दूत हर नहीं, जगह पहुंचते हैं। ये पहुंच गए हैं पहले भी। ये बात आज से करीब करीब 1 साल पहले की है। और वो मामला मैंने आपको पर्सनल भी बताया था कि जो हुआ था। तो उसमें संजय जोशी को भी टच किया गया। गडकरी के पास भी इंफॉर्मेशन भेजी गई, लेकिन गडकरी जी का ये कहना था कि ये आपसी झगड़े होते रहते हैं, कौन कब किसके साथ कब दोस्त होगा, मुझे किसी में पड़ना नहीं, मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, मेरे लिए संघ सब कुछ है। संघ ने कहा कि तुम इस्तीफा दे दो, दे दूंगा। संघ ने कहा इनका साथ दो तो उसका दूंगा। संघ ने कहा कि भैया इस काले पत्थर को मान लो तो मैं मान लूंगा। तो मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता करके उन्होंने उसको, जो मैसेज लेके आए थे, उनको बेरंग रख दिया था। लेकिन कई मंत्री है जो अमित शाह के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, और वो लोग लगातार प्रयासरत भी है। मतलब नाम यदि ले हम तो उसमें वो अपने वाणिज्य मंत्री भी है, उसमें वो धर्मेंद्र प्रधान भी है, उसमें अनुराग ठाकुर भी है। ऐसे कई लोग हैं कि जो जिनको लगता है कि अमित शाह जी का भविष्य है और अमित शाह जी के साथ ठीक रहेगा अपना जाना। तो ये सब लॉबिंग तो एक दूसरे के लिए कर ही रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं ये भी नहीं मानता कि गडकरी चुप हो गए। यदि हमें पता नहीं इसकी जानकारी, इसका मतलब गडकरी चुप होंगे ऐसा नहीं। अभिलाषा सबको होती है, महत्वाकांक्षा सबको है। सब अपने लेवल पे काम करते होंगे। कुछ चीजें जो है सामने आती तो हम उसको उच्चारण करते, जो नहीं करते। और मुझे लगता है फिर गडकरी को एक लंबा लॉबी करने का टाइम इसलिए भी नहीं, मतलब जरूरत इसलिए भी नहीं पड़ती, क्योंकि गडकरी खुद ही संघ है। तब संघ है मतलब संघ के ही प्रोडक्ट है, और संघ का चेहरा है। राजनीति में यदि मैं ये मानूं तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्तमान में यदि कोई संघ का आदमी है अभी मंत्रिमंडल में, तो वो गडकरी है। तो संघ करेगा गडकरी के लिए काम, यदि संघ को चाहता है, संघ चाहे तो। नहीं तो संघ चाहे उसको कर देंगे, गडकरी जी का क्या है। भाई गडकरी जी को ये मालूम है कि संघ के सिवा कुछ नहीं होना। उनको आगे कुछ बनना भी होगा तो वो संघ बनाएगा। वो किसी लेकिन अडानी अंबानी पे विश्वास नहीं रखते। नहीं, वो तो इसके बिल्कुल मायने बनाएगा। इसके मायने नहीं, इसके मायने ये भी नहीं कि उनके पास उद्योगपति नहीं है। ये भी हाँ, क्लियर कर दूं। भाई इतने दिन से राजनीति में है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनके पास उद्योगपतियों की फहरिस्त नहीं है, उनके पास भी होंगे। जब वो सत्ता में आएंगे तब अपन उनके उद्योगपतियों की लिस्ट निकाला करेंगे। उनकी निकालेंगे। लेकिन एक और बात है, एक और बात, जब ये तमाम तमाम आज की तारीख में, हमने ही पहले चर्चा की कि मोदी जी सेफ और सम्मानजनक, सेफ एग्जिट, सम्मानजनक विदाई के प्लान पर काम कर रहे हैं, संघ के साथ बात भी कर चुके हैं। उसी पैरेलल एक आखिरी सवाल मेरे मन में है। मैंने कहा जैसे शाह के दूत, दूसरी बात, अगर शाह मोदी को अभी करिए, उनके विदाई विदाई तो उनकी जब चाहे, अगर शाह और संघ एक हो जाए कभी, तो मोदी की विदाई तो जब चाहे तब, सुबह दोपहर शाम किसी टाइम कर देंगे। शाह अगर संघ के नाम पर
क्योंकि संघ के कई ऐसे नाम है, जैसे आपने अभी एक ले भी लिया नाम कि शाह उनसे भी संपर्क साधे थे, शाह उनके सानिध्य में राजनीति की शुरुआत भी किए हैं। तो अगर शाह संघ के ही नाम पर रेडी हो जाएं और उसमें गडकरी जी को बना लें अपना एक माध्यम की भाई साहब हम रेडी हैं, इस नाम पर रेडी हैं। अब वो बाकी गलती वो साहेब नहीं रेडी हो ना हो वो गुजरात वो वाले। वो गलती वो नहीं करेंगे। हम्म अमित शाह की भी मजबूरी नरेंद्र मोदी जी है। हम्म या तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे तो अमित शाह उनके साथ रहेंगे, या फिर अमित शाह खुद प्रधानमंत्री होंगे। हम्म कोई दूसरा प्रधानमंत्री हो, कोई दूसरा अध्यक्ष हो, तो फिर अमित शाह की राजनीतिक भविष्य पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। हम्म हम्म ये देखिए, ये विश्वास की बात है आशीष, और राजनीति में लोग अपने छांव से भी विश्वास नहीं रखते। एक बार मोदी जी ने अपने बहुत ही एक वरिष्ठ, नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे बहुत अच्छे संबंध है तो सब मामले बाहर आ जाते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली की राजनीति में, नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली की राजनीति इतनी गड़बड़ है कि मैं अपने खुद के शाड़ों से यानी छाव से भी सतर्क रहता हूँ। तो क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की चीजें एक दूसरे को पता है, एक दूसरे की मदद की हुई है, इसलिए एक दूसरे को साथ देना मजबूरी कहिए, अनिवार्यता कहिए, समय की मांग कहिए, दोनों साथ है। लेकिन फिर मोदी जी को तो एक दिन जाना ही होगा। हाँ जब मोदी जी जाएंगे तो हु आफ्टर मोदी की लड़ाई है, सवाल अध्यक्ष पद का नहीं है। यदि अमित शाह को यह आश्वस्त होता कि अगला प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं, तो फिर वो कोई भी टॉम डिक हैरी को संघ जिसको बोले उसको अध्यक्ष बना लेते। लेकिन उनको ये पता है कि अध्यक्ष बनने के बाद क्या वो उनकी स्थिति में बना रहेंगे। अध्यक्ष आएगा नया तो नया पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा, नए जनरल सेक्रेटरीज बनेंगे, नई टीम बनेगी, नई टीम ये तय करेगी कि अलग अलग राज्यों में कौन कौन मुख्यमंत्री रहेगा, पूरा ढांचा बदल जाएगा। फिर अमित शाह जो नए प्रधानमंत्री आएंगे तो वो जरूरी है कि अमित शाह को ही गृह मंत्री रखे, उनको बोलेंगे आप सहकारी संभालिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उनको तो ठिकाने लगा दिया ना। बिल्कुल, राजनाथ तो सिंह गृह मंत्री थे। राजनीति में कुछ भी हो सकता है आशीष। हमारा विश्लेषण सिर्फ लोगों के कैरेक्टर को स्टडी करते हुए, उनकी पास हिस्ट्री को देखते हुए, उनकी आदतों को देखते हुए हम उस पर स्टडी करते हैं और कुछ नहीं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉर्मली आप पीछे जाएं, मैं फिर इस बात को इस रेखांकित कर दूं इस मीटिंग की महत्ता को, आप पीछे चले जाएं जरा, टाइमलाइन खोलिए और बीजेपी की मीटिंग, बीजेपी की कोई ऐसी मीटिंग हाल फिलहाल नहीं, काफी पहले तक आप देखेंगे तो नहीं हुई है, क्योंकि संसदीय बोर्ड की मीटिंग भी अब नहीं होती है। वो मीटिंग होती है तो कहा जाता है कि भाई सब दिग्गज जुटे, तो संसदीय बोर्ड की मीटिंग हो नहीं रही है। ये मुझे लगता है बहुत लंबा अंतराल हो गया है, जब सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, संगठन मंत्री होंगे एक साथ। मुझे लगता है ये हाल फिलहाल नहीं, शायद लोकसभा चुनाव 2024 के पहले भी इतनी बड़ी मीटिंग कोई नहीं कॉल हुई। इस मीटिंग के मायने बड़े हैं, चर्चा भले कम हो रही है, क्योंकि भाजपा की खबर है तो भाजपा के मन मुताबिक ही चर्चा होती है, इसलिए खबर की चर्चा भले न हो, ये मीटिंग बड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मीटिंग तब होगी जब शाह दिल्ली में नहीं होंगे। शाह दिल्ली में नहीं होंगे, क्या टास्क देके जा रहे हैं, क्या रिपोर्ट तैयार होने वाली है और क्या फैसला होने वाला है, नजर आप भी रखिए, हम भी रखे हुए हैं। जैसा भी होगा आपको अपडेट देंगे, लेकर के आएंगे हम। और कल दोपहर तो यही कार्यक्रम होगा भाऊ के साथ, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। इजाजत दीजिए हमें, नमस्कार।